तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसकी डिटेल, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो जनरली किताबों में, टेक्स्ट बुक में नहीं होती, कॉमन बुक्स में, वो सब पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो में जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसका बेसिक और इसके एप्लीकेशन, कुछ जनरल एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। देखो बच्चों, इसको रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि यार अगर जैसे आपने पहले कूलम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ से आपने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना शुरू कर दिया था सबके लिए, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करके। लेकिन जब बात स्फीयर की आई कि चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सिमेट्रिकल चार्ज की बात आई, तो आपने वहां पे गॉस थ्योरम इस्तेमाल की थी। ठीक है, E डॉट डी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की थी ना। ये था सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस। और ये था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ये पढ़ा था। और हमने ये माना था कि ये जो गॉस थ्योरम है ये कूलम्स लॉ से डिराइव की गई थी और करके भी दिखाई थी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस थ्योरम है वो कूलम्स लॉ का ही दूसरा पार्ट है। बिल्कुल ऐसी इस चैप्टर में भी हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमने अब तक वायर की वजह से, लॉन्ग वायर, फाइनाइट वायर, कॉयल, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्री हैं जिनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी और दूसरे वे में, इजी वे में, इंटीग्रेशन अप्रोच करके। जैसे आपने लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करके किया था, पहली क्लास थी शायद वो। काश अगर इसमें भी कुछ ऐसा गॉस थ्योरम जैसा होता है कि बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ तब हमें एक ऐसे लॉ की जरूरत है जो किसी वायर की वजह से, अलग अलग शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करे, बिल्कुल जैसे गॉस थ्योरम से डिफरेंट शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। तो अगर मैं एक वायर बना लूँ, फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, इसको क्लोज लूप में बंद करना है। क्लोज लूप में बंद करने का मतलब, मैं कह रहा हूं कि ये लूप है क्लोज। ठीक है बच्चों, ये क्लोज लूप है। जैसे अगर मैं इसे दिखाने की कोशिश करूं आपको, ये वायर है, ठीक है, क्लोज लूप ये होता है। और क्लोज सरफेस क्या होता है, जैसे ये ग्लव्स है, बहुत बुरे हालात में है, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया चौक को, ठीक है, वायर को, तो ये क्लोज सरफेस में बंद हो गया। तो अब ये देखो, तो क्लोज सरफेस नहीं, क्लोज लूप। तो देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसका। देखो बच्चों, ये किसका निशान है, इंटीग्रेशन। और अगर मैं यहां लिखता हूं ये, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप या क्लोज सरफेस। हो सकता है आपके दिमाग में सरफेस चल रहा हो, जब तक हम आगे नहीं लिखेंगे तब तक नहीं बता सकते क्या है। ठीक है, तो अभी क्लोज है, क्लोज इंटीग्रेशन है, लूप पे है या सरफेस पे ये देखना होगा। तो लूप बी डॉट डी एल, ठीक है, ऐसे लिखा, इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब एक मिनट बताता हूं मैं, डी एल मतलब लेंथ, तो लेंथ का मतलब क्लोज लूप पे इंटीग्रेशन है ये। तो क्लोज लूप के क्रॉस इंटीग्रेशन हुआ, और म्यू नॉट आई एन क्या है, करंट एनक्लोज बाय द लूप, जैसे इसके अंदर ये। और डीएल क्या होगा बच्चों, जैसे इससे क्लोज लूप से बांधा है, छोटी छोटी लेंथ ये डीएल, ऐसे ऐसे, इनको मिला के क्या बनेगा, कंप्लीट लूप। जैसे क्लोज सरफेस में क्या होता था, जब किसी चार्ज को बंद कर देते थे, छोटे एलिमेंट लेते थे ना, डीए वेक्टर ऐसे, उन सबको जोड़ के टोटल सरफेस एरिया आता था, बिल्कुल ऐसे। तो यहां अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो लिखा जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप will be equal to mu naught times current enclosed by the loop। ठीक है, बाय द लूप। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज बाय द लूप। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक लूप बनाया, इस लूप का नाम होता है बच्चों, जैसे वहां गॉसियन सरफेस बनाते थे, सरफेस को, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते थे, इसको बोलते हैं एम्पेरियंस लूप,
एक्सपीरियंस लूप, ठीक है, क्योंकि एम्पियर्स के लिए बनाई है। और यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन सेंस कैसे लेंगे इंटीग्रेशन का, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल से इसके सेंस लिया जाएगा इंटीग्रेशन का, किस रास्ते से जाना है, तो क्लोज लूप, ठीक है। तो क्लोज लूप है और वायर ऐसे है, तो लूप ऐसे देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सेंस इंटीग्रेशन का ये होगा, ठीक है, लूप का सेंस। और वैसे भी सोचो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही नहीं होगा इस वायर का, वही ऊपर की तरफ, तो लूप की फॉर्म में ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। तो डीएल इस वायर पे, अगर मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कैसे भी हो सकता है ना, इसमें तो टेंजेंशियली होगा, लेकिन अगर कुछ भी होगा तो उसका एंगल देखेंगे यहाँ। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल इनसाइड करंट पे डिपेंड करता है, ओवरऑल होता है। तो ये जो बी है विल बी ड्यू टू ऑल वायर्स या और ऑल करंट कैरिंग वायर, कैरिंग सोर्स लिखेंगे, ठीक है, आइदर इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप। ध्यान रखना बच्चों, इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप, ये ध्यान रखना। जैसे गॉस थ्योरम में भी ये बात समझाई गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेते तो चार्ज तो इनसाइड वाला लेते हैं, लेकिन सबकी वजह से होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका कारण भी समझा दूंगा मैं आपको। देखो सेकंड, दूसरा पॉइंट, ये जो एम्पियर्स लॉ है, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। मतलब ये बायो-सेवर्ट लॉ से ही आया है, ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ से ही डिराइव किया गया है, एम्पियर्स ने इसको डिराइव किया है, ठीक है। जैसे आपने कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम डिराइव की थी, है ना, लिंक थे ना आपस में। अगर कूलम्स लॉ वैलिड ना हो तो गॉस थ्योरम भी वैलिड नहीं होगी। ऐसे ही अगर बायो-सेवर्ट लॉ वैलिड ना हो तो ये थ्योरम भी वैलिड नहीं होगी। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये 2 पॉइंट बहुत नेसेसरी है। अब इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो वायर ऐसे थे, मान लो 2 वायर ऐसे रखे हैं, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में नीचे, ठीक है। तो और एक तीसरा वायर भी रखा है ऐसे, हमने लूप ऐसे बनाया, ठीक है, इन 2 को बांधा है उस लूप में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वायर तो 3 है, देखो वायर तो 3 है, लेकिन मैंने किनको लिया है इसमें लूप में, ये, ठीक है। तो इस लूप के अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करना है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ, तो मान लो इसका करंट I1, इसका I2 और इसका I3, तो B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2, ठीक है। और नेट उधर की तरफ देखा जाएगा जो करंट बड़ा होगा, ठीक है। मान लो करंट बड़ा है ये, तो नेट सेंस इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। इसकी बात नहीं करेंगे। तो जो यहाँ अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लिया तो वो सबकी वजह से होगा, तो हाँ रिजल्टेंट सबका होगा, लेकिन लेंगे इन लूप करंट्स को, ठीक है। अब यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसी डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, देखो अभी 2 पॉइंट बताए, तीसरा पॉइंट बताता हूँ। पहले ये देखो, ये करंट है I1 करंट है, एक वायर है, इसमें करंट ऐसे इनवर्ड है, ठीक है, जैसे प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, इतना तो सिखा दिया ना मैंने अभी तक तुम्हें। और एक वायर है ऐसे, इसमें करंट I2 बाहर की तरफ और ये I3 इनवर्ड, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे, ये L1 लूप है, ये L2 और ये L3, 3 लूप है ना, क्लियर है। तो पहला लूप, पहले लूप के लिए अगर मुझे लिखना हो तो लूप L1 के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I1, क्योंकि इसके अंदर केवल I1 है। दूसरे लूप के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट, देखो I1 इनवर्ड, I2 आउटवर्ड, I1 माइनस I2, ठीक है। तीसरे लूप के लिए B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2, दोनों में सेंस करंट सेम है और ये आउटवर्ड है, सॉरी I1 प्लस I3 माइनस I2, ठीक है, ये L3 लूप के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि क्या आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। देखो ये अनसिमेट्रिकल लूप है बच्चों, याद करो गॉस थ्योरम, हमने
इस्तेमाल तो कभी भी कर लेते हैं, फ्लक्स भी कैसे भी लूप के लिए क्लोज सरफेस के लिए फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ध्यान से सुनना, देखो जैसे मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये लूप है, अगर आपने क्लोज लूप बनाया, बिल्कुल सर्कल बनाया इसे, तो इससे डिस्टेंस इक्वल होगी इस वायर से, तो वायर होगी से इक्वल डिस्टेंस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इक्वल होगा। अब इस इंटीग्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लाना है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कौन हो सकता है, जो कांस्टेंट हो। तो अगर कांस्टेंट होगा तभी तो बाहर आएगा, तभी सॉल्व हो पाएगा ये। तो इसका मतलब इस एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो तभी हो सकता है जब ये लूप सिमेट्रिकल हो, यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो वायर के लॉन्ग। जैसे इसमें देखो टेढ़े मेढ़े आपने उल्टे सीधे लूप बना रखे हैं, तो एप्लीकेबल तो है ये सेंट्री क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते आप इनमें। देख लो कोई से भी लूप में अनसिमेट्रिकल है, देखो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उसकी वजह से कम, उसमें यहाँ पे दोनों का कम ज़्यादा, मतलब वेरिएबल वैल्यू हो गई। तो अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैग्नेटिक फील्ड है फाइंड नहीं किया जा सकता। तो क्या एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते इससे, ठीक है। तो नोट आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन ओनली इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। आप ये नोट कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन बाय दिस लॉ बाय ओनली फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे ये वाले वायर में देखो सिमेट्रिकल है, ऐसे बहुत सारी शेप बताऊंगा मैं जिस सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इसमें किसी में तो इनवर्ट या आउटवर्ड वायर को क्यों नहीं ले रहे हो सर? तो देखो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये देखो इसके हालात क्या हो चुके हैं, ये ग्लव्स है, ठीक है, डस्टिंग का। तो ऐसा मैं एक शेप बनाने जा रहा हूँ। जैसे देखो मैंने एक वायर लिया, ठीक है, और मैं ऐसी शेप को ऐसे क्लोज सरफेस बना रहा हूँ। ऐसे होगा ना बच्चों, वही ऐसी, जैसे देखो मैंने ये लिया ऐसे क्लोज सरफेस, इसमें वायर आर पार निकाल दो। अगर वायर होता, चलो चौक ही मान लेते हैं, आर पार यहाँ से एक बार निकलता नहीं बाहर इस सरफेस से, अगर इसमें अंदर डाल दिया हमने इसको तो एक बार इस सरफेस से बाहर लगता है, कहीं से जला भी हुआ है। एक मिनट देखो, एक बार यहाँ से बाहर निकल गया ना, दिख रहा है कैमरे में। लेकिन अगर यहाँ इसके बराबर में दूसरा वायर भी हो, मैंने यहाँ लूप ये माना है, देखो कितनी मज़ेदार बात है, समझाता हूँ। मैंने ये लूप माना है, ठीक है, ये L1, तो इसमें ये करंट I1 है, तो इस कहते हैं इसी को लेना है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो, ये टू वायर है। तो देखो ये एंटर भी करा और बाहर भी गया, ठीक है, ये एनक्लोज ही नहीं कर पाया इसको। ये बिल्कुल ऐसे है बच्चों, जैसे देखो क्लोज सरफेस चार्ज है, ये देखो यहाँ एक चार्ज बनाते हैं हम, गॉसियन सरफेस बनाया आपने S1, एक सरफेस यहाँ एक चार्ज बाहर रखा है, इसका नाम है Q1, इसका Q2। तो गॉसियन सरफेस ये है, तो इसी को काउंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए, इसको क्यों नहीं करते? तो देखो बताया था उस टाइम आपको, इसकी जो लाइनें हैं बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5 लाइनें एंटर करी इस सरफेस से, 5 बाहर आ गई, इसका फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गुजरा, जब आप क्लोज लूप लोगे, एक लूप यहाँ बनेगा आपका, एक यहाँ बनेगा, और अपोजिट सेंस के बनेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जब भी ये जितनी बार आप कहो कि सर मैं इसको ना कई बार ऐसे ऐसे इसको मोड़ लिया कपड़े को, ऐसे ऐसे, कितनी बार आप इसको ऐसे कर लेना, ये हमेशा इवन टाइम्स इसे क्रॉस करेगा। इवन मतलब 2 4 6 ऐसे, देख लो एक बार गया तो फिर बाहर भी आएगा, एक बार गया फिर बाहर आया, एक बार गया फिर बाहर आया, हमेशा इवन होगा, और ये हमेशा ओड होगा। आप मान लो इस कपड़े को ऐसे करके यहाँ तक ले आए, तो यहाँ से ये एक बार गया एक बार बाहर, 3 हो गए ना, तो ये तो कैंसिल हो गया इफेक्ट, 1 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल इस वायर का ही जो इस लूप के अंदर आया उसी का इफेक्ट देखना। ये आपको समझा दिया कि दूसरे वायर ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे देखो, यहाँ फ्लक्स से समझ लिया था हमने, ठीक है। तो देखो अब हम इसको नोट कर लेते हैं, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको पता लग गया कि ओनली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये बायो-सेवर्ट लॉ से एक्सप्लेन हुआ है। अगर बायो-सेवर्ट लॉ फेल हो जाता है तो ये भी फेल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं इसका एप्लीकेशन। इसके प्रूफ की कोई वर्त नहीं है, सीधे एप्लीकेशन करना है इसका। अब लिखो जरा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ टू डिटरमाइन, application of ampere circuital law to determine magnetic field, ठीक है, determine magnetic field।
देखो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ठीक है। तो देखो जैसे हमने ये वायर मान लिया, ठीक है बच्चों, ये करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो कैसे बताएं, जैसे सबसे पहले तो ऐसे सोचो, इतनी जल्दी नहीं सॉल्व करेंगे। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हो पहले, तुम कर चुके हैं ना, पहली क्लास में इंटीग्रेशन किया था बच्चों, है ना, लेंथी सा इंटीग्रेशन था। अब सोचो बड़ा इजी तरीका क्या हो सकता है, और वो बोर्ड में नहीं आएगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड से इंटीग्रेशन मेथड से नहीं आता, इस मेथड से आएगा। तो क्या करना है, मान लो एक पॉइंट है, आपको मिला कि बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक क्लोज लूप में डालना है, ठीक है। तो क्लोज लूप कैसा होगा, सिमेट्रिकल लेना है। तो एक सर्कल होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके इस डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, तो आपको एक लूप बनाना होगा ऐसे, ठीक है। आपने लूप बना लिया, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम ऐसे, dl, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिया, और मैंने क्या बताया था, इस सेंस इसका एलिमेंट का यहाँ बिल्कुल ऐसे होगा, और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल से आ रहा है वो, तो इस पॉइंट पे तो उसका सेंस भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। तो यहाँ ये ऐसे दिख रहा है तुम्हें, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होगा, ये सामने से ऐसे तुम्हें एक लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना, ये इसकी डायरेक्शन जस्ट इनवर्ड होगी, इनवर्ड, किनारे का एलिमेंट है ये। जैसे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूँ, बिल्कुल किनारे पे है ये, तो कॉपी के अंदर जा रहा होगा ऐसे, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हम कह रहे हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, वो भी इनवर्ड। तो कितना एंगल हुआ, 0। एक के लिए कैलकुलेट करके हम छोटे छोटे एलिमेंट ले लें, उनको जोड़ लें, तो यही इस्तेमाल होगा ना, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट आई इन। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना बच्चों, लॉन्ग वायर होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो हर जगह। अगर फाइनाइट वायर है तो एप्लीकेबल नहीं है ये। अब इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, तो आपको ये भी लिखने भी होता है बिल्कुल। कंसिडरेशन, कंसिडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r from the wire where we have to find the magnetic field. Let us draw a ampere circuital loop या impedance loop to find the magnetic field. The loop will be a circle of radius r passes through the point P. Let dl is the element at that point and B is also the magnetic field at that point, ठीक है, due to the wire. इतना लिखेंगे आप। अब देखो इसका, अब देखो dl भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ इनवर्ड, तो क्या होगा बच्चों इनके बीच में एंगल, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। नहीं हमें तो b फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना हमें इसको। तो म्यू नॉट आई इन कितना होगा, I, ठीक है, वायर के अंदर करंट I है, b dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट I, dl का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, टोटल लेंथ होगी ना 2 पाई r म्यू नॉट I, ठीक है, b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है बच्चों। अब देखो ये r और ये b, ठीक है, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो ये कैसे बनाया सर आपने, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड रेसिप्रोकल है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हाइपरबोला बनता है। x 0 कर दो, r को 0 करो, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी आ जाएगा, और r इन्फिनिटी कर दो तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो इन्फिनिटी ऐसे जाएगा नहीं है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक ग्राफ बन गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये हमने प्रूफ किया भी था, लॉन्ग वायर का यही होता था मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसके बाद देखो बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो वायर, ठीक है। लॉन्ग होलो वायर कैसा, देखो बच्चों ये वायर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, परफेक्ट तो होलो मतलब शेप नहीं है इसकी, मतलब पाइप की तरह हो, मतलब पाइप कह सकते हो हिंदी में आप, करंट कैरिंग पाइप, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा होगा, देखो मान लो ये पाइप है, लॉन्ग होना चाहिए पाइप। देखो बच्चों इस केस में पाइप ऐसे
तो इसमें जो करंट जाएगा ना, देखो अंदर तो वैक्यूम है, उससे तो नहीं जाएगा, इस किनारे से जाएगा, ठीक है। मतलब किनारा वीडियो में आ रहा है, जहाँ जो ये किनारा है इससे करंट पास होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। और यहाँ मतलब ऐसे, ठीक है, टोटल करंट आई, और रेडियस कितना है इसका, आर है बच्चों, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट है ये पी, अंदर एक बाहर पॉइंट लेंगे एक सरफेस पे, ऐसे इस तरीके से जैसे बिल्कुल होलो स्फीयर में गॉस थ्योरम चला था ऐसे। तो देखो अगर मान लो आपको एक पॉइंट लेना है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया, करंट यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहा है, सरफेस से जा रहा है, अंदर होलो है, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल पॉइंट आर लेस देन आर, ठीक है। देखो बच्चा समझो, ऐसे लिखा, ऐसे, ठीक। तो एट पॉइंट ए, तो देखो अगर इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करें, तो ऐसे करो, जैसे बच्चों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पाइप है, इसके अंदर लूप लोगे तो ऐसा बनेगा ना, कुछ अंदर जाएगा, क्या इस लूप से करंट जाएगा, कुछ ये बनाया होगा ऐसे ले रखा है, तो लूप इसके अंदर है, तो इस सारा करंट तो सरफेस से जा रहा है, इसके अंदर से तो जाएगा नहीं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डी एल, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लेता हूँ इन साइड, मान लो हो तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई इन, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है, एट ए, इंटरनल पॉइंट। तो बताओ आई इन कितना है यहाँ पे, 0, तो बी डी एल इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0, तो बी कितना आ जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या कितना होगा, 0। याद करो बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सारा चार्ज सरफेस पे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ऐसे ही इस वायर की वजह से अगर आप बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे मतलब इनसाइड, तो 0 होगा, शील्डिंग हो गई ये तो, है ना। ये पॉइंट बी है बच्चों आर डिस्टेंस पे, अब इस पे फाइंड करना। तो सेकंड एक्सटर्नल पॉइंट आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो देखो ठीक, ऐसे लिखा, तो ये एलिमेंट होगा बच्चों डी आर, ठीक, समझ में आया। अब यहां बिल्कुल ऐसे एलिमेंट लिया, म्यू ई आई एन, ठीक है, म्यू नॉट आई इन लिख सकते हैं बच्चों। जो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है आपको तो इनवर्ड होगा, है ना, वही राइट हैंड थंब रूल से ऐसे, और लेंथ ये जो एलिमेंट है ये भी इनवर्ड होगा, ठीक है। डी एल लिखते हैं इसको, नॉट डी आर, डी एल, ठीक है। अब देखो बी डी एल और इसके बीच में डी एल, भाई कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है। बी अब आपको पता है इक्वल डिस्टेंस पे है, वायर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हर पॉइंट, तो जो भी होगा वैल्यू एक ही होगी, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस लूप के अंदर मान लो ऐसे पूरा घेर लिया हमने बाहर से, ये तो ऐसा हो गया ना। अब देखो बच्चों, अब तो वायर में ऐसे आ गया ना ये, तो इसका मतलब इसमें तो पूरा वायर आ गया, ये पूरा वायर आ गया, तो कितना होगा मैग्नेटिक करंट, आई इन कितना होगा, आई डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, आर और बी, ठीक है। नहीं चलो पहले इतना समझा हमने, ये देख के ऐसे लग रहा है यार ये तो फिर वो थिन वायर की तरह है। इसका मतलब अगर ये पाइप है, अगर इसमें करंट आई है, हम इसको
कंप्रेस करके करके सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक थिन वायर बन जाएगा। और थिन वायर की वजह से अगर मैं कहूँ कि यार आर एक वायर है और उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कितना होगा, सेम नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर आप बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं तो पूरा वायर एक थिन वायर की तरह बिहेव करता है। ये स्पेशल बात हुई। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही था कि एक पूरा स्फेयर है और एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो तीसरा पॉइंट कहाँ ले लेते हैं भाई, जगह कम होती है तो यहाँ ले लेते हैं, थर्ड एट सरफेस। तो बच्चों सरफेस पे अगर आप ये पॉइंट घटाते जाओ यहाँ आ जाएगा, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर। तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट आई अपॉन 2r, सॉरी 2 पाई आर, इसी में रख दो भाई, घटते 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 स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा सरफेस में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार भाई वैल्यू कितनी होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, सोचो ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो पता लग गई। ग्राफ बनाना होगा अगर आपको, ठीक है। एक पाइप के अंदर, जैसे ये पाइप था, इसके अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो आप, सरफेस तक आएगा पॉइंट, फिर आगे जाएगा, तो सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर ये मैक्सिमम, ठीक है, और कितना होगा यहाँ पे, म्यू नोट आई अपॉन 2r। क्लियर है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब देखो यहां कोई बढ़िया क्वेश्चन, अब समझ में आ गया बच्चों इतना। अब इसमें सुपर इंपोजिशन का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, एक वायर है बच्चों, अगर मान लो ये पाइप है, ओ ओ ओ ओ एक मिनट बच्चों, अगर इस पाइप में से कट लगाया जाए, ठीक है, कट लगा के एक पूरी स्ट्रिप निकाल ली जाए यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे ये पेपर है, अब ये पूरा पाइप ऐसे है, ठीक है, होलो पाइप, अगर इसमें कट कर दिया जाए तो ऐसे एक पाइप में गैप रह जाएगा ना, देख रहे हो आप गैप, ठीक है। तो एक वायर है इसी शेप में, मतलब इस तरीके का वायर है, ठीक है, ऐसे, और इसमें ऐसे कट लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, और आप समझ सकते हो, और इसका रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है इसमें, जो भी करंट है वैसे जा रहा है, और अप्रोक्सीमेटली करंट आई है इसमें। ये जो गैप है अप्रोक्सीमेटली मतलब करंट आई है, ठीक है, ये दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है। ये जो गैप है बच्चों, इसकी थिकनेस जो है, मतलब ये जो गैप है इसकी थिकनेस है DL, क्लियर है, इसकी थिकनेस है DL। मतलब अगर आप इसे देखो तो थिकनेस DL ऐसे दिख रही है, ये गैप मतलब वेरी स्मॉल, आप इसे डेल एल डेल्टा एल कुछ भी लिखो, DL लिख दिया, वेरी स्मॉल, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है अब इस वायर के सेंटर पे, मतलब इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। फाइंड द मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस ज्योमेट्री, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ दिस सिमेट्री। आपने अभी पढ़ा कि अगर यार ये पूरा होता तो इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, 0, अगर पूरा पाइप होता। इसका मतलब आप इसे ऐसे सोच सकते हो, पूरे पाइप में से अगर इतने, ये जो गैप है, इस गैप को आप अलग कलर से बना लो ऐसे, ये जो गैप है अगर इतने हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड घटा दे तो ये रिजल्टेंट बचेगा नहीं भाई, पूरे पाइप से तो 0 है। मान लिया आपने x होता भी, तो अगर आप उसमें स्ट्रिप जितनी खाली जगह है अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड घटा दो तो आंसर नहीं आएगा। तो ये जो खाली जगह है अगर इसमें करंट देखा जाए तो कितना हो सकता है बच्चों,
तो डी मान लेते हैं उसको। और कितना होगा वो भाई, लगभग पूरे गैप में, ये बहुत थिन है ना, तो लगभग पूरे गैप में कितना करंट है, आई। तो एक थिकनेस मतलब 1 मीटर थिकनेस में कितना करंट होगा, यू 2 पाई आर में कितना करंट है, आई। 1 मीटर में कितना होगा, आई बाई 2 पाई आर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो डी एक्स थिकनेस में कितना होगा, सॉरी डी आर जो भी आपने लिखी है, डी एल आई बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, ये करंट आ गया इस थिकनेस में, बहुत छोटी सी थिकनेस है ये डी आई। ठीक है, अब आपको इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप एक बात सोचो, ये कुछ ऐसे नहीं होगा, अगर सामने से आप शेप देखो ऐसे, ये शेप है इसकी, और ये एलिमेंट होगा ये वाला। ठीक है, तो आर डिस्टेंस हुई, और ये एक थिन वायर की तरह बिहेव करेगा। ये एक थिन वायर है और लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, किसी भी आर डिस्टेंस पे? भाई पूरे लूप के सिलेंडर की वजह से तो जीरो है, केवल एक वायर बन गया ना जिसका सब्ट्रैक्ट करना है आपको, जिसकी वजह से होगा। ठीक है, बोलो तो कितना रह जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर। स्मॉल होगा, B डैश लिख देते हैं उसको, और कितना म्यू नॉट बाय 2 पाई आर। और डी आई कितना होता है बच्चों, ये क्या है, आई बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, अब ये नहीं कि सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, भाई ये जो भी है इस एलिमेंट की वजह से, डी एल लिख दो इसको डेल एल लिख सकता है किताब में, जैसे लिखा होता है डेल एल, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, मतलब इस वायर में कट लगा दिया और फिर पूछ रहा है, तो जो कट की वजह से है उसे कर लो, क्योंकि आप पूरे में से इसको घटाओ तो पूरे का तो है नहीं ना सेंटर पे। अगर इसका भी होता ना तो इसके में से इस एलिमेंट का घटा दे तो रिजल्टेंट आ जाता है, यहाँ है इसकी वजह से, अकेले की वजह से। ठीक है, समझा बच्चों? तो रिमेनिंग पोर्शन का बच जाएगा, तो इतने का ऐसे, मतलब एक बार फिर मैं समझा देता हूँ आपको। रिमेनिंग पोर्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिमेनिंग पोर्शन का, वो होगा पूरे सिलेंडर की वजह से माइनस एलिमेंट डैश। ठीक है, तो ये कितना है, 0, तो इस कितना हो जाएगा, ये माइनस में लिख लो। हाँ चलो, माइनस में डायरेक्शन लिख ली हमने, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू आई बाई 2 पाई आर डी एल। ठीक है, समझाए बात? ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट है, अगर यही वायर, वापस डेरिवेशन पे आ जाते हैं, अगर यही वायर सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो तो देखो बच्चों, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, इसका मतलब वायर ऐसे, ठीक है, और इसका रेडियस होगा r, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे इसमें। ठीक है, और ठीक है, ये पॉइंट ए, ठीक, तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी पे, समझाए बात, बी पॉइंट पे और सरफेस पे ये करना है। तो पहले आप, अब देखो इसमें पूरे वायर में, मतलब सॉलिड वायर होता है, सिलेंडर होता है, जैसे ये चौक, पूरे वायर में करंट जा रहा है। तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो डी एल, ठीक है, और डी बी ऐसे लेंगे ना। तो देखो पहले इंटरनल पॉइंट, आर लेस देन ए, इंटरनल पॉइंट हुआ, हमने लिखा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बी डी एल इंटू कॉस 0, मानते भाई, है ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट ऐसे जा रहा है अंगूठा ऐसे, तो वो भी इसी की डायरेक्शन में होगा, वो भी इनवर्ड होगा ना। तो म्यू नॉट, अच्छा कंसिडरेशन अगर आपको बोर्ड वगैरह में लिखना है, स्कूल में लिखना है, तो आपको बता दिया वही बिल्कुल जो पिछली बार बताया था। इसके अंदर से कितना करंट जाएगा बच्चों, ये अलग हो गया ना, पूरे वायर से आई करंट है, तो इससे कितना जाएगा। तो चाहे तो करंट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो, या तरीका क्या है बच्चों, अब इस केस में आई इन कैसे कैलकुलेट करें वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो
ये जो सामने का क्रॉस सेक्शन होता है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, आई, 1 मीटर से आई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इससे कितना करंट जाएगा, आई बाय आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई इन आ गया। अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर या आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दो तरीके हैं। तो देखो बच्चों, आई इन, अब बी, अब देखो ये तो पता है, आप इतना समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई इन कितना होगा, तो देखो आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई से पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर होता है, ये पता है आपको। छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ते जाओ तो सरकमफ्रेंस की लेंथ आ जाएगी। और बी आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया। आप इसी को जे के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय पाई आर स्क्वायर को जे क्रॉस आर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, जे इंटू, पहले चलो सिंपल लिख देता हूँ मैं, आई बाई पाई आर स्क्वायर जे है ना, तो जे इंटू स्मॉल आर। एक बच्चा कहता है सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, होता है ना करंट, और ये आर, तो म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा इसका, ठीक है। समझा बच्चों। अब सर वेक्टर का क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो जहाँ अब सेकंड बात है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि कौन सा पॉइंट है, बी, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस पे फिर आपने लूप लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, भाई बढ़ता जा रहा है ना आर, ये नहीं कि सर ये भी आर, ये भी आर, आर एक डिस्टेंस है सेंटर से, तो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, वो भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वो भी अंदर की तरफ, तो क्या लिखोगे, बी डॉट डी एल। ये तो सेम पहले वाले डेरिवेशन की तरह है बच्चों स्टेप। तो डी एल का बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है। तो बी इंटीग्रेशन डी एल आई इन, डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। ओ हाँ, और करंट इनक्लोज कितना है बताओ, तो पूरा वायर करंट से, पूरे वायर से करंट आई जा रहा है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। सेम आया ना पहले की तरह, तो चाहे थिक वायर हो चाहे थिन वायर हो, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। इसके बाद देखो बच्चों, अगर सरफेस पे जाने तो सरफेस पे यहाँ लिख देते हैं, शायद आ रहा होगा आपके कैमरे में, ठीक है। तो देखो सरफेस पे आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा ना, तो चाहे इस फॉर्मूले में रख दो चाहे इसमें, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। भाई आप नज़दीक आते जाओगे सरफेस पे, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको मतलब किसको सरफेस पे लिया हमने जो, अगर हमें इसे ग्राफ बनाना हो तो कैसे बने, देखो इंटरनल पॉइंट सारे, तो ये आर डिस्टेंस है, ये बी है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फॉर्मूला था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो देखो क्यों सर, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x है, और फिर ऐसे डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। भाई स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक ये y इक्वल टू x है, और फिर ये फिर एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो फिर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो ये ग्राफ, तो ये मैक्सिमम हुआ, यानी कि सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, आगे जाओगे तो भी कम होगा, अंदर जाओगे तो भी कम। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह लगभग ग्राफ बन रहे हैं, लगभग, क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है डिस्टेंस में, यहाँ सिंगल पावर है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया बच्चों, नोट कर सकते हैं हम इसे। कैसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें
जो पाइप है बच्चों, मतलब वायर जो है, सिलेंडर जो है वो ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अंदर कैविटी होगी ना इसमें, फिर है ना, ऐसे, मतलब ये कैविटी होगी बच्चों इसमें से। तो इसका इनर रेडियस ए, समझ रहे हो बच्चों, और आउटर रेडियस बी, क्लियर। और ये रेडियस ए है, इसमें करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, करंट ऐसे जा रहे हैं, पूरा करंट आई। अब देखो, अब तुम्हें सोचना है कि इसमें 3 पॉइंट बोलता है वो, ठीक है। यहाँ पे x मतलब कैविटी के अंदर, एक पॉइंट y यहाँ पे और एक पॉइंट z यहाँ पे, ठीक है। टोटल करंट आई है हमारा जो इससे जा रहा है, जो थिक पार्ट है, मतलब ये, मतलब जैसे अभी तो होलो पाइप था तो थिकनेस उसकी नेग्लेजिबल थी, इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम। अब जैसे पहला पॉइंट लिया एट x पॉइंट पे बताना है, तो क्या करें बच्चों, देखो x पॉइंट पे बताना है तो हाँ एक लूप बनाओ आप। तो सोचो कैविटी, ये होलो पार्ट है ना, ये वाला होलो पार्ट है ये, तो इस होलो पार्ट के अंदर आप ले रहे हो लूप, तो इसमें करंट होगा नहीं। तो अगर इसमें करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, एट x b डॉट डी एल इंटू कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो आई इन, तो आई इन क्या हो गया 0, तो b इक्वल टू क्या आ गया 0। ये हमने पहले पढ़ा था भाई, एनक्लोज करंट 0 हो गया कैविटी के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब पॉइंट है यहाँ r डिस्टेंस पे, यहाँ एक लूप बनाओ ऐसे, ये dl एलिमेंट, ठीक है, पॉइंट y है नाम। मैग्नेटिक फील्ड भी, अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, लूप भी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, इस कॉर्नर पे पॉइंट पे, ठीक है। तो एट y देखो बच्चों, b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब आई इन कितना होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है बच्चों, ये पता कैसा होगा, कुछ इतना एरिया होगा, जिसको यहाँ पे अगर आप मेंशन करो तो इतना एरिया, जिसे मैं ये पिंक कलर से बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो और इसकी रेडियस कितना है, यहाँ तक r, तो इतने एरिया से करंट पता करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, देखो आई इन कैलकुलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे कितना करंट जा रहा है आई, देख लो, जो करंट होगा इतने एरिया से जा रहा है, जो पूरी थिकनेस से, उसका एरिया कितना होगा, कितनी थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका एरिया कितना होगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उससे करंट आई, एक से कितना जा रहा होगा, यूनिट से, यूनिट मीटर स्क्वायर से, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार इतने में कितने करंट जाएगा, इस इतने एरिया में, ठीक है। तो कितना लगेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कितना करंट जाएगा, ठीक है, आई बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट गया, आई इन कितना होगा, आई बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आई इन आ गया, मतलब इसके अंदर इनक्लोज, वो यहाँ रख देते हैं, बी डी एल है ना इक्वल टू म्यू नोट। अच्छा, ये डी एल का इंटीग्रेशन हर बार, भाई बी बाहर आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन हर बार कितना आता है, वही 2 पाई आर, तो इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से बी आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट है, Z। तो देखो Z तो जब आप पॉइंट लोगे तो ये तो बाहर हो गया ना पॉइंट, तो पूरा वायर आ गया इसके अंदर, करंट आई है उसमें। तो जब तीसरा पॉइंट Z लोगे, एट Z
तो देखो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो, वहाँ एक एलिमेंट ले लो जो हमेशा करते आ रहे हैं हम, डी एल और मैग्नेटिक फील्ड बी इधर, ठीक है। तो म्यू नॉट आई इन, तो बी डी एल का इंटीग्रेशन और म्यू नॉट आई इन कितना हो जाएगा आई, और ये डी एल 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो मज़ेदार क्वेश्चन था, थिकनेस थी इसमें, ठीक है। अब मेडिकल का बच्चा सोचेगा कि सर आएगा नहीं आएगा, तो यार मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, इतना बड़ा कंसेप्ट था नहीं है, इसलिए आइडिया होना चाहिए आपको इसका। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे अगर एक मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, जैसे एक पाइप है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक। ये पाइप है और इसके सेंटर पे एक वायर रखा हुआ है, ऐसे दोनों लॉन्ग वायर हैं, ठीक है। मतलब इसमें यहां से करंट निकल रहा है आई, ऐसे पाइप है ये पाइप। मतलब मैं इसको आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊं तो ये पाइप हुआ और एक ऐसे पतला वायर लॉन्ग इसमें ऐसे है। तो पाइप में तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इसमें करंट कैसे जा रहा है, इनवर्ड, मतलब इसमें करंट इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है बच्चों कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, डेरिवेशंस की कैटेगरी में नहीं है, डेरिवेशन वो भी नहीं है, इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन भी डेरिवेशन नहीं था, ये दोनों क्वेश्चन है। डेरिवेशन मतलब होता है कि स्टैंडर्ड आपके स्कूल में आ जाए किसी एग्जाम में। तो देखो समझ में आया क्वेश्चन, मतलब पाइप है और उसके अंदर एक वायर, लेकिन करंट की डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, आर डिस्टेंस है। तो हम देखो बच्चों एक लूप बनाएंगे, डी एल, अभी थोड़ी देर पहले कैविटी में पॉइंट लिया था तो 0 आया था, लेकिन यहाँ नहीं, क्यों ऐसा? देखो बच्चों यहाँ डी एल ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज होगा, करंट ऐसे है ना, और तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही ले लेंगे, बात वही पड़ेगी। तो देखो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, और कौन सा पॉइंट ले रहे हैं हम पहले, आर लेस देन कैपिटल आर, रेडियस आर है इसका, ठीक है। देखो बच्चों बी डी एल का इंटीग्रेशन, बताना बच्चों इसमें करंट कितना आया। ये वायर है ना, कैविटी है ये, लेकिन इसके अंदर एक वायर आ गया ना। ये कुछ ऐसे है जैसे स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज रख लेते थे, इस पे भी चार्ज होता था, इस पे भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताते थे, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। आपको इलेक्ट्रोसाइट्स में डाउट है तो पूरी प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो वीडियो इलेक्ट्रोसाइट्स की, तसल्ली से पढ़ाया था बच्चों। तो आई इन कितना होगा, आई बी डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो इनसाइड आ गया, सोच रहे बच्चों। अब बाहर लेंगे, तो बाहर जब पॉइंट लोगे बच्चों डी एल, तो देखो एक करंट अंदर जा रहा है एक बाहर, तो नेट आर ग्रेटर देन आर पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई माइनस आई हो जाएगा बच्चों 0। तो बी क्या आ गया 0। भाई एक करंट तो अंदर की तरफ जा रहा है, एक पाइप में जो करंट है उतना ही करंट दे रखा है, दोनों में आई और आई, तो पाइप 0 आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों। जैसे आपने जो हमारे घर में केबल आता है, सबके ही घरों में आता होगा, उसे अभी कभी कटा हुआ देखा हो केबल को, तो उसके अंदर से ना एक तार होती है ऐसे पतली सी, ये तार होती है, और बाहर जो ऊपर जाली होती है ना, वो जाली होती है एक मेटल की, ये भी अपने आप में एक तार होता है। तो इसमें सोर्स ऐसे लगा होता है यहाँ कि इधर से करंट जा रहा होता है और इधर से बाहर निकल रहा होता है। तो सिग्नल का करंट इधर से तो अंदर से तो एंटर करा होता है और जाली के थ्रू उल्टा जा रहा होता है। उससे क्या होता है, उस सिग्नल की बाहर स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड 0, तो वो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। अब देखो ये बंद हो गया ना सिस्टम, ये कैपेसिटर की तरह है, जैसे कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अंदर ही रहेगी सारी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना है ये। अब देखो बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा प्यारा सा, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन के हिसाब से। देखो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका कि आपकी बेसिक पढ़ाई में और कंपटीशन की पढ़ाई में क्या अंतर है। जनरली हम लॉ पढ़ लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया फॉर एग्जांपल,
तो सब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन उठता है, कब वो फेल होता है, कब वो लॉ की लिमिटेशन पे क्वेश्चन उठता है, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन उठता है। समझ में बात। आजकल हमने डिफरेंशिएट कर रखा है स्कूल की पढ़ाई को और कोचिंग की पढ़ाई को, कि थ्योरी मतलब स्कूल, न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन, क्वेश्चंस मतलब कंपटीशन। ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लेवल को बढ़ा देना और कंसेप्ट की डेप्थ को बढ़ा देना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो यही मेरी तरफ से भाई कोशिश है छोटी सी, कि मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करा पाऊँ और आपको समझा पाऊँ सब्जेक्ट को। देखो जैसे क्वेश्चन है बच्चों कि एक थोड़ा डायग्राम की जगह बना के रखनी है। एक सिलेंडर है, ठीक है, ये भी थिक सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर कैविटी है, और कैविटी ऐसे है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे इसका सेंटर ये O हुआ तो ये अलग डिस्टेंस पे है, O डैश है, ठीक है, ये पॉइंट O डैश है ये, ठीक है। मतलब अब समझो ये पूरा ऐसे, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि देखो देखो बच्चों, ये एक सिलेंडर है, इसमें कैविटी है। ये कुछ ऐसे है जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल में से लकड़ी वाले में पार्ट में लकड़ी और उसके बीच में लेड होता है, लेड। तो लेड वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। काश अगर वो लेड थोड़ा सा किनारे पे होता है ऐसे, है ना, तो ऐसे कोई शेप है ये। हमसे बोला गया है कि इस सिलेंडर के अंदर करंट डेंसिटी जे वेक्टर है, जे वेक्टर, ये वीडियो में दिख भी रहा है नहीं, जे वेक्टर है करंट डेंसिटी, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस कैविटी के अंदर, मतलब इस जो मटेरियल है ना, ये वाला मटेरियल, ये बीच में तो कैविटी है, ये इसके अंदर किसी पॉइंट पे, कैविटी के अंदर, समझ में आया बच्चों, कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और करंट कितने पार्ट से, इस वाले मटेरियल से, इतने से, ठीक है। समझ में आ सकता है आपको ये बात। मतलब सॉलिड सिलेंडर में कैविटी कोएक्सियल नहीं है, सिलिंड्रिकल कैविटी है। देखो ये भी कौन है, ये सिलिंड्रिकल कैविटी, ठीक है भाई। जैसे मोमबत्ती होती है, उसमें से वो धागा निकाल दो तो कैविटी बन जाएगी नहीं। तो सोचो ऐसी मोमबत्ती थी जिसमें धागा बीचों बीच नहीं था, साइड में था, तो जब उसको खींचोगे तो कैविटी रह जाएगी। तो ऐसा कुछ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। और यहां इसके और इसके एक्सिस के बीच में जो वेक्टर दे रखा है कि ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर से लिखिए, वेक्टर ए से, ये दे रखा है। अब देखो बच्चों, अगर इस कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो पहला अटेम्प्ट बच्चा क्या करता है कि यार ये पॉइंट ले लिया, लूप बनाया, सर इसके अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना। लेकिन बच्चों यहाँ क्या चीज़ है जो फेल हो गए हम यहाँ, इसकी लिमिटेशन। आप देखो एम्पियर सर्किटल लॉ की लिमिटेशन है ये। यहाँ क्या हुआ बच्चों, इतनी तरफ तो इधर तो करंट कम है और इधर करंट पार्ट ज़्यादा है, तो ये सिमेट्रिकल लूप नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कैविटी वाला सिलेंडर लिया था एक, है ना, ऐसे था, उसमें एक पॉइंट लिया था ऐसे, तो आपने लूप बनाया, करंट 0, फील्ड भी 0, लेकिन सिमेट्रिकल पार्ट था ना, इतना ही करंट इधर था, इतना इधर था। इसमें क्या, कैविटी सेंटर से थोड़ी इधर खिसकी हुई है, समझ रहे हो बच्चों, कैसे खिसकी हुई है इधर। तो जब इसमें लूप लोगे तो वो लूप सिमेट्रिकल, इधर करंट कम है, इधर ज़्यादा है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमारी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो फेल हो गया, ठीक है। सर फेल क्यों हो गया, पढ़ के नहीं आया था? फेल इसलिए हो गया कि मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर क्या करें? तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको अब याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रोसाइट्स में भी हमने ऐसे क्वेश्चन करते हैं, सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है। आप सोचो कि अगर एक पूरा एक सिलेंडर हो ऐसे, ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर हो और पूरा सिलेंडर है, इसकी करंट डेंसिटी जे, और यहाँ पे एक पॉइंट हो, ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ A1 वेक्टर पे, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अभी आप वेक्टर फॉर्म में लिख के आओ मैग्नेटिक फील्ड को, क्या लिखा है, म्यू नॉट J क्रॉस R वेक्टर लिखा है ना।
तो यहाँ पे क्या है A1 वेक्टर अपॉन 2, चेक करो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। मैंने एक पॉइंट लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप सिलिंड्रिकल कैविटी, जैसी एक ऐसे ही पॉइंट लिया, एक दूसरी मतलब जैसे सिलिंड्रिकल कैविटी ना उसकी इक्विवेलेंट एक सिलेंडर मान लिया आपने, और इसको माना है कि इसकी करंट डेंसिटी -J वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट ले लो P A2 वेक्टर पे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, B2 म्यू नॉट -J है ना क्रॉस A2 अपॉन 2, ठीक है। समझाया बच्चों, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। क्या करेंगे बच्चों, B इक्वल टू B1 प्लस B2। सर ये क्या कर दिया आपने, सोचो इस कैविटी जैसा सिलेंडर है जिसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव डेंसिटी है, मतलब ऐसे सोचो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, जब नेगेटिव उस पर रखते हैं तो जीरो हो जाता नहीं। तो अगर मैं ये जो सिलेंड्रिकल कैविटी के इक्विवेलेंट मैंने सिलेंडर माना है, अगर इसको इस जगह रख दो ले जाके ऐसे, तो इतने हिस्से की डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी। क्यों, +J वेक्टर और -J वेक्टर सुपर इम्पोज करके क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनके रिजल्टेंट का जो आंसर है वो इस कैविटी के अंदर होगा। भाई इसमें ऐसे सोच लो, पॉजिटिव डेंसिटी के अंदर माइनस डेंसिटी रख दी तो जीरो हो जाएगा ना, जल जाएगा। ऐसे सोचो जैसे इलेक्ट्रोसाइट्स में क्या था, प्लस के ऊपर माइनस रख दिया था तो कैविटी नहीं बन जाएगी, खाली हो गया चार्ज। तो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सर आप सिलेंडर के अंदर सिलेंडर कैसे रखोगे, ये इमेजिन करने वाली बात है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे सोच लो, इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है, और इसके फील्ड में से, इस पूरे सिलेंडर के फील्ड में से कैविटी का फील्ड घटा दो तो भी बात वही आएगी, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता, ये ज़्यादा इफेक्टिव मुझे ऐसे लिखने में लगता है। तो B इक्वल टू B1 प्लस B2, तो B1 कितना है, म्यू नॉट J क्रॉस A1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट J क्रॉस A2 बाय 2, म्यू नॉट J बाय 2 क्रॉस A1 माइनस A2, ठीक है। म्यू नॉट J वेक्टर बाय 2 क्रॉस A1 माइनस A2 क्या होगा बच्चों, ये सोचने वाली बात है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आपको इधर से ऊपर से क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ इस डायग्राम का। देखो कैसे दिखाई देगा आपको, ये देखो इस डायग्राम को समझा रहा हूँ, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये इसका सेंटर है, ये कैविटी है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, है ना, कैविटी के सेंटर से A2 डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से A1 पे, है ना, और ये O डैश है, ये सेंटर ये है, ये में A वेक्टर दे रखा है ना। तो देखो ये बन जाएगा बच्चों A इक्वल टू A1 प्लस A2, होगा नहीं होगा, बोलो, है ना, हाँ A1 प्लस A2 इस तरीके से होगा। अब देखो A इक्वल टू, थोड़ा गलत हो गया, ये A वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है बच्चों। तो A वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर, मतलब सोचो इसके सेंटर से, बड़े वाले सिलेंडर के सेंटर से A1 डिस्टेंस पे था ना वो, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, और इनके सेंटर आपस में A वेक्टर पे है, तो ये सेंटर A वेक्टर पे है, और कैविटी के सेंटर से A2 वेक्टर पे है ये, तो इसका मतलब A प्लस A2, तो A कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया बच्चों, वेक्टर A ऐसे लिखा गया, दिख रहा है, मैं यहाँ साफ साफ लिख दूँ, B इक्वल टू म्यू नॉट J क्रॉस A बाई 2। देखो बच्चों इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे, जो आपने यहाँ पॉइंट लिया है ऐसे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये है, जो ना A1 पे डिपेंड कर रहा है ना A2 पे, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो तो सेम रहेगी, यानी कि कैविटी के, इस पूरी कैविटी के अंदर कहीं पे भी आप पॉइंट ले लेना, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। बच्चे लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और ये वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन है, तो मेडिकल के स्टूडेंट इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ये एक वायर है, ठीक है,
और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन उसकी करंट डेंसिटी वेरिएबल है। मतलब ऐसे दे रखा है कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू J इक्वल टू के आर स्क्वायर, वेयर आर इज लाइज बिटवीन 0 एंड r, ठीक है। और ग्रेटर देन r के लिए वैल्यू 0 है। मतलब देखो इसको कैसे लिखा गया है ये, मतलब अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट P लूँ r डिस्टेंस पे, तो वहाँ करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। पहले पूरे वायर की कांस्टेंट होती थी जितने क्वेश्चन अभी करे। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, देखो r के साथ, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बढ़ती जा रही है, सरफेस तक बढ़ रही है, और उसके बाद 0, देखो नहीं है। ऑब्वियसली जब तार ही नहीं है तो करंट डेंसिटी क्यों होगी, ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले इसके इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फिर बाहर। तो ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार हो जाता है, लेकिन मेडिकल के क्वेश्चन स्टूडेंट इसको ना टेंशन ले ज़्यादा, ठीक है। देखो बच्चों, आप एक बात सोचो, आपने पहले की तरह एक पॉइंट लिया, ठीक है, ऐसे लूप बनाया, वही लूप ऐसे ही बनेगा, करंट इस तरीके से है तो, और यहाँ एक एलिमेंट लिया ऐसे dl लेंथ का, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है I, ठीक, डिस्टेंस r है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे आप लिखोगे इंटीग्रेशन b, पहले इंटरनल पॉइंट पे लिखे हैं ना r लेस देन r पे, ये तो दे रखा है हमें, b dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट I इन, तो b dl का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट I इन, ठीक है, और dl का इंटीग्रेशन हुई 2 पाई r म्यू नॉट I इन। अब मुद्दा है I इन कैसे आए। तो जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को पाई आर स्क्वायर को इस डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये डेंसिटी यहाँ से लेके हर पॉइंट तक वेरिएबल है। तब क्या करना होगा हमें यहाँ बच्चों, जैसे हम समझते हैं कि यार ऐसे केस में हमें यहाँ एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिप, जैसे ऊपर सरफेस पे यहाँ ले लिया, जैसे एक्स रेडियस की, ठीक है, कोई तो रेडियस होगा उसका, और थिकनेस कितनी होगी बच्चों, थिकनेस हम यहाँ लिख लेते हैं साफ साफ dx, और रेडियस कितना होगा उसका, अगर ये रेडियस देखें x, ठीक है, थिकनेस dx है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे बना दूँ मैं ऐसे, ये रेडियस है x, और x से dx थिकनेस है उसकी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं इस स्ट्रिप में पता करके यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँ, तो टोटल एरिया आ जाए, करंट आ जाएगा ना इसमें। तो याद करो, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था करंट डेंसिटी के केस में, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, करंट डेंसिटी इनटू स्मॉल एरिया, और टोटल इंटीग्रेट करके करंट आ जाता है। तो आज इसको इसमें करंट पता करना है, तो I इन लिख दो, है ना, और J कितना होगा, तो R का फंक्शन होता है, हमारी ये डिस्टेंस कितनी है फिलहाल x, तो इसको x का फंक्शन लिख लो। फिर J कितना हो जाएगा kx स्क्वायर, और dA कितना होता है, तो याद करो बच्चों, अगर कोई रिंग आपको ऐसे दिख रही है, ठीक, ये x है और ये थिकनेस dx है, तो इसका एरिया कितना होगा जिससे करंट ऐसे जा रहा है। अब क्या तरीका सिखा रखा है आपको, ऐसे कट करो, इसे सीधा करो, तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई x dx। और ये मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन कई बार सिखाया वैसे मैंने आपको, लेकिन उसमें आप देख सकते हो, इधर कहीं दिखे मेरी प्लेलिस्ट में, तो उसको करो, बहुत बढ़िया है, उसमें सारी चीज़ें सिखा रखी है मैंने, एलिमेंट कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन, अगर आपको नहीं पता तो इसका एरिया हो जाएगा बच्चों 2 पाई x dx, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक करना है करंट होता है, यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r डिस्टेंस तक जाना है ना, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस है बच्चों ये, तो स्मॉल r डिस्टेंस है, तो 0 से कैपिटल R तक। अब देखो I इन k इंटू 2 पाई बाहर आ गया, x क्यूब dx 0 से r कितना हो जाएगा k 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, r की पावर 4/4, तो x की पावर 4/4, तो लिमिट ली आपने। अब देखो यहाँ रख दो b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट I इन हो गया k 2 पाई r की पावर 4/4, 2 पाई से 2 पाई गया, b इक्वल टू म्यू नॉट k इंटू r की पावर 3/4, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाए कि बाहर बताओ, यहाँ पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड, r डिस्टेंस पे ऐसे लूप बनाओगे, वही dl, क्या करेंगे बच्चों, देखो
अब हम उम्मीद करता हूँ कि आपने मतलब नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ r ग्रेटर देन r के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बिल्कुल वही dl, ये तो हमेशा 2πr ही आता है बच्चों। आई इन पता करना है। अब मुश्किल है, आई इन में देखो क्या करना है, आप ये एलिमेंट लिया था आपने, अब पूरे वायर में यहाँ तक जाना है ना, तो उसी इंटीग्रेशन को आप, मैं इसको यहाँ अलग से लिख देता हूँ, आई इन हो जाएगा k इंटू, भाई करंट डेंसिटी ऐसे लिख देते हैं, j इंटू डी ए, पहले वही लिख देता हूँ मैं, करंट डेंसिटी k एक्स स्क्वायर और एरिया था 2πx dx, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से आज कैपिटल R तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, k 2π x क्यूब dx और 0 से कैपिटल R क्या जाएगा, k 2π r की पावर 4/4, ठीक है। तो देखो b dl का इंटीग्रेशन 2πr म्यू नॉट आई इन हो जाएगा k 2π r की पावर 4/4, ठीक है। अब देखो पाई से पाई, 2 से 2, b इक्वल टू म्यू नॉट k r की पावर 4/4r, ठीक है। तो ये क्या आया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आया। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? तो आज की क्वेश्चन में, आज की क्लास में मैंने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ बताया, क्या होता है उसका कंसेप्ट, और ये समझ में आया कि भाई जब भी कोई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो एक शॉर्टकट है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये तब नहीं लगाया जा सकता जब करंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो। लगा सकते हो आप, लेफ्ट को राइट के प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते वहाँ से, ये बात भी समझाई थी, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन वेरिएबल करंट डेंसिटी का भी चेक किया हमने। अगली क्लास में बच्चों सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये बहुत सारी ज्योमेट्री है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।